हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स के ऊपर बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर थे। आज के लेक्चर में हम लोग आइडेंटिफिकेशन वाले ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द एटम हैविंग द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2 वुड बी इन। ठीक है, तो आपको कल के लेक्चर में मैंने बोला था, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने कल के लेक्चर में आपको बोला था कि जो भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, है ना, तो उसे आपको रीअरेंज करना होगा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग शेल नंबर। अब यहां पर आपको अलग अलग शेल ज्यादा कुछ दिया नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है केवल, तो हम इसी को यहां पर रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज करने पर आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं, 4s2 4p2, क्योंकि एक ही शेल दिख रहा है और वो शेल नंबर क्या है, 4। अब एक बात देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि जो आउटर मोस्ट शेल नंबर होगा, जो कि यहां पर 4 है, उस आउटर मोस्ट शेल नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, n। अगर उससे कम कोई शेल नंबर होता, 3 होता, तो n-1, उससे कम कोई शेल नंबर होता, 2 होता सपोज यहां पर, तो n-2। जो आउटर मोस्ट शेल नंबर है n जो है, उसकी वैल्यू आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, तो उसकी वैल्यू हमें बताती है पीरियड नंबर के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो पीरियड नंबर आ गया वो कितना आ गया, 4th। अब ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो एक यहां पर पीरियड 4 दे रखा है, एक यहां पर पीरियड 4 दे रखा है, मतलब आपका ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर के लिए पहले हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए याद करिए, कल 4 स्टेप्स आपको बताई गई थी। सबसे पहला स्टेप होता था पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना, और पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था कि अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंफर्म है कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, तो वो एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपसे ब्लॉक पूछा जाए तो इसका ब्लॉक कौन सा निकल के आएगा बेटा, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका आपको याद होगा, तो दैट वाज 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस आउटर मोस्ट पी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, तो 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा आंसर, 14। इसका मतलब पीरियड नंबर इज 4, जो कि यहां दिख रहा है, एंड ग्रुप नंबर इज 14। 14 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ग्रुप 4a। सिंपली हम अगर देखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद करें तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं ग्रुप 14 से मैच हो रहा है, कार्बन फैमिली से मैच हो रहा है। याद करिए उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता था ns2np2, तो उससे भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d0 6s2 बिलोंग्स टू। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, रीअरेंज करेंगे शेल नंबर के हिसाब से। कौन कौन से शेल नंबर दिए हैं आपको, 4, 5 और 6, तो इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से जो भी आपको दिया गया है उसे आप अरेंज कर लें, 5d0 और 6s2। आउटर मोस्ट शेल नंबर को n, उससे कम वाले शेल नंबर को n-1, उससे कम वाले शेल नंबर को n-2 बोलेंगे। जो मैक्सिमम शेल नंबर है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, पीरियड के बारे में। इसका मतलब है ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है बेटा, 6th पीरियड का। अब हम ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन में कौन से ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं, वो होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका, एनपी इलेक्ट्रॉन देखने हैं, एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसका मतलब है ये एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे हमने चेक करा था एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक को चेक करने के लिए मैंने 3 बातें आपको बोली थी, ns 1 या 2 होना चाहिए, n-1d खाली होना चाहिए, और n-2f भी खाली होना चाहिए। अप्लाई करते हैं उसे। क्या ns में 1 या 2 है, बिल्कुल है। साथ ही साथ n-1d 0 या खाली होना चाहिए, बिल्कुल है। साथ ही साथ n-2f भी खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो ये एस ब्लॉक का होता, बट 3 में से कोई ना कोई कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, इसीलिए ये एस ब्लॉक का मेंबर नहीं है। अगर ये एस ब्लॉक का मेंबर नहीं है तो तीसरे नंबर पे जो ब्लॉक हम लोग चेक करते हैं वो कौन सा होता है बेटा, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक का तरीका आपको बोला था कि उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना पड़ेगा, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली हमने बात करी थी कि n-2f1214, n-1d 0 और 1 और ns2 होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए। क्या ns2 है, बिल्कुल है।
n-1d में क्या 0 या 1 है? n-1d में 0 या 1 है। साथ ही साथ n-2f में क्या 1 से 14 में से कोई नंबर दिख रहा है? तो यस, इसका मतलब है ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? तो इसका ब्लॉक हो जाएगा f ब्लॉक, और f ब्लॉक के लिए ग्रुप में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लार्जेस्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा एफ ब्लॉक, और आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है जहां पर आपको एफ ब्लॉक दिए हैं, पर एफ ब्लॉक का तो यहां ग्रुप नंबर ही गलत है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। कई सारे केसेस आपके सामने आएंगे, आप भी इसे ट्राई करते रहिए, मैं बस डायरेक्ट आंसर्स डिस्कस करूंगा इसके। आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है Xenon 4F14 5D10 6S2 6P3। कॉन्फ़िगरेशन आप देखें ऑलरेडी शेल नंबर के हिसाब से अरेंज है, कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी शेल नंबर के हिसाब से अरेंज है। जो मैक्सिमम शेल नंबर है, ठीक है ना, यहां पर 6 वाला, इसको हम बोलेंगे n, 5 वाले को बोलेंगे n-1, और 4th शेल को हम लोग बोलेंगे n-2। अब आपको इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है, तो बेटा nth शेल नंबर जो है, आउटर मोस्ट शेल नंबर जो 6 है, वो क्या बता देगा? पीरियड नंबर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, तो क्या np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो यस, मतलब ये p ब्लॉक का मेंबर होगा, और p ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सामने मेंशन्ड है ऑलरेडी। चलिए आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है Xenon 4F14 5D10 6S2 6P6 एंड 7S2, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ऑलरेडी शेल नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से अरेंज है। मैक्सिमम शेल नंबर को n, उससे कम वाले को n-1, उससे कम वाले को n-2। इसको अगर हम बोलें तो n-3 बोलेंगे, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, हम n, n-1, n-2 से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो nth शेल नंबर है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? पीरियड, तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। इसके बाद ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले ब्लॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया जाता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को पहचानने का तरीका np इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो बेटा n के साथ s तो है, लेकिन n के साथ p नहीं है, मतलब ये p ब्लॉक नहीं होगा। अगर p नहीं है तो सेकेंड नंबर पे s ब्लॉक चेक करते हैं। s ब्लॉक को चेक करने के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या ns में 1 या 2 है। साथ ही साथ n-1 का d खाली होना चाहिए, खाली है, क्योंकि n-1 में s और p दिख रहा है, d नहीं है। और साथ ही साथ n-2 का f खाली होना चाहिए। तो बिल्कुल n-2 में d दे रखा है पर f नहीं है, मतलब f खाली। अगर ऐसा है तो यह कंफर्म हो जाता है कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? s ब्लॉक का। और s ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका, ns में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें? 2, इसीलिए इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2। देखिए आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। आगे मूव कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। Xenon 4F14 5D2 6S2, ये केस आपको दिया हुआ है, चेक करें। शेल नंबर के हिसाब से ऑलरेडी अरेंज है। दिस विल बी n, दिस विल बी n-1, दिस विल बी n-2। मैक्सिमम शेल नंबर 6 आपको क्या बताएगा बेटा? पीरियड नंबर, मतलब पीरियड नंबर हो गया 6। np इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये p ब्लॉक नहीं होगा। अब s ब्लॉक चेक करें तो s ब्लॉक के लिए ns में 1 या 2 होना चाहिए है, पर साथ ही साथ n-1d खाली होना चाहिए था, साथ ही साथ n-2f खाली होना चाहिए था, मतलब ये s ब्लॉक की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये s ब्लॉक का मेंबर नहीं होगा। अब अगर ये s ब्लॉक का मेंबर नहीं है तो अब बचा f ब्लॉक और d ब्लॉक। f ब्लॉक की कंडीशन याद करें, ns2 होना चाहिए है, n-1d में 0 या 1 होना चाहिए। तो बेटा यहां पर तो n-1d में 2 आ गया, साथ ही साथ n-2f में 1 से 14 होना चाहिए। तो n-2f तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पर गड़बड़ है, और यह गड़बड़ होने की वजह से ये एलिमेंट f ब्लॉक का नहीं होगा। और अगर एलिमेंट p ब्लॉक का नहीं है, s ब्लॉक का नहीं है, f ब्लॉक का नहीं है, तो पक्का है कि वो एलिमेंट, एक ही ब्लॉक बचा d ब्लॉक, उसी का होगा। और अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है तो d ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है
ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन, तो बेटे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आ जाएगा 4, मतलब ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट निकल के आने वाला है। चेक कर सकते हैं आप। पीरियड नंबर दे रखा है 6, ब्लॉक आ गया डी, ग्रुप नंबर इज 4 या 4th बी भी बोला जा सकता है इसे। एक इसमें अगला केस देख रहे हैं आप, देखिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको ns2 n-1d1 n-2f7। आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि बेटा पीरियड नंबर तो इसका n रहेगा, ठीक है। पी ब्लॉक का ये पार्ट नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच हो रही है, एफ ब्लॉक से मैच हो रही है। ns2 n-1d में 0 या 1, साथ में n-2f में 1 से 14 कुछ आना चाहिए, तो f7 दिख रहा है, इसका मतलब ये एफ ब्लॉक की कंडीशन है। और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा हम लोग जानते हैं लार्जेस्ट ग्रुप 3 होने वाला है। चलिए मूविंग ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बन सकते हैं। याद करिए कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पीरियड ग्रुप ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ रूल्स तो लगेंगे। मैंने कल एक नाम भी लिया था पैलेडियम, कि वो होता 5th पीरियड का है पर उसके 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ ट्रिकी यहां पर केसेस आते हैं। मैं आपको पहले ही कंडीशन बता दे रहा हूं, हीलियम कभी भी आ जाए आपको तो इसको तो खैर हम देख के पहचान सकते हैं कि पीरियड ग्रुप ब्लॉक क्या होगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कौन से ब्लॉक का होना चाहिए था, एस ब्लॉक, लेकिन इससे पोजीशन कहां का किया गया है, पी ब्लॉक, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो एक ये ऐसा एलिमेंट है जो इस कॉन्फ़िगरेशन वाले रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इसके अलावा मैं बात करूं सेकंड, तो पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों फॉलो नहीं करेगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी पीरियड नंबर में। इसका पीरियड हम लोग क्या लेके चलेंगे, 5th, जबकि इसके 5th शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। और ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 90। तो ये 90 में क्या प्रॉब्लम आती है, याद करिए। तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा था दैट वाज रेडॉन 7s2 6d2 5f0, इसमें 5f में कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, डी में, तो इसको मेंबर माना जाना चाहिए था डी ब्लॉक का, बट थोरियम इज अ मेंबर ऑफ एफ ब्लॉक। तो इसके ब्लॉक में जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो अगर हम रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, उन रूल्स से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं निकल के आएगा, डी का निकल के आएगा, जबकि ये पोजीशन कहां पर है, एफ ब्लॉक पे। तो ये 3 केसेस हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद ही होने चाहिए कि पैलेडियम दिख गया तो आपको पता होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम आएगा, थोरियम आ गया या हीलियम आ गया तो प्रॉब्लम आने वाली। देखिए पहला केस क्रिप्टॉन 4d10 5s0। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए सॉल्व करने पर ये दिख रहा है n और ये क्या दिख रहा है n-1। सबसे पहले आप इसका पीरियड नंबर क्या मानोगे, भाई ये तो खाली है ना, तो इसका पीरियड नंबर आप क्या मानोगे, 4th। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, तो आप देखिए ये जो एलिमेंट अभी आपके सामने लिखा गया है या जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, ये एलिमेंट है और कोई नहीं, ये एलिमेंट है पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 46। और इस 46 को हम लोग जानते हैं कि ये ब्लॉक डी ब्लॉक का तो पार्ट है, पर इसका पीरियड नंबर जो यहां से आपको दिखेगा वो 4th आएगा, क्योंकि 5th में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बट इसे कौन से पीरियड में पोजीशन किया गया है, 5th पीरियड में। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप n+l रूल से भी चेक कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टॉन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 36, ठीक है। और कायदे से 4d10 नहीं भरना चाहिए, अफवाह रूल याद करिए। तो बेटा क्रिप्टॉन के बाद कायदे से 5s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, 4d में नहीं। तो आप तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दे कि यहां टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 5s में जाएंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4d में जाएंगे। और इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पीरियड नंबर क्या आ जाएगा, 5, और ग्रुप नंबर 2 + 8 कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर 10, जो कि होता है इसका ग्रुप नंबर। बट ध्यान रखें ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, बस ये सॉल्व करने का एक तरीका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रेडॉन 6d2 7s2। बिल्कुल देखकर याद आ जाना चाहिए
कि ये क्वेश्चन या ये कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का है, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर 90, दैट इज थोरियम। और थोरियम में अभी मैंने बोला था प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 6d में। आपको लगेगा कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये थोरियम किसको बिलोंग करता है बेटा, एफ ब्लॉक को। इसके 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल इट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, नियॉन 3s2 3p5 4s1। अगर आपसे बोला जाए कि इसका पीरियड नंबर निकालें, तो मैंने आपको बोला था शेल नंबर के हिसाब से अरेंज होना चाहिए। थर्ड शेल, ठीक है, फोर्थ शेल। तो अभी मैक्सिमम शेल नंबर क्या दिख रहा है बेटा, 4। तो मैक्सिमम शेल नंबर के हिसाब से इसका पीरियड नंबर क्या निकल जाएगा, फोर्थ पीरियड निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है, P5, और यहां क्या दिख रहा है, S1। एक बात बताइए, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर होता है हाफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंगली, और 3p के बाद जाता है 4s में। पर 4s में तब जाएगा ना जब 3p पूरा भरा हो, और 3p में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी गई है, ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट की है। प्रमोट कर दिया है इलेक्ट्रॉन को 3p से 4s में। और जब भी आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमेशा हम उसके ग्राउंड स्टेट को चेक करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट को चेक करने के लिए पहले हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मलाइज कर दें, है ना, जो होना चाहिए एक्चुअल। तो इस 4s1 को कहां पर ले आए बेटा, 3p में। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा नियॉन 3s2 3p6। और बेटा अब आपको क्लियरली पता चल गया कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग कर रहा है आर्गन को, उसका पीरियड ग्रुप ब्लॉक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब इस केस के बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोहर्स क्लासिफिकेशन। अब देखिए बोहर क्लासिफिकेशन क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। ऐसे ही बोहर्स ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट पार्ट वाज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस उन्होंने किसे बोला, वो एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, आउटर मोस्ट शेल मतलब NH शेल कंप्लीट है। और NH शेल कंप्लीट होने का मतलब हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल तब कंप्लीट माना जाता है जब उसके पास NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेप्ट हीलियम। तो हीलियम ध्यान रखें, हीलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कंडीशन आपके सामने आ जा रही है। 6 एलिमेंट यहां पर दिए गए हैं इनर्ट गैसेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन तक अभी इंक्लूड किया गया है। आप चाहें तो अब इसमें हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बेटा S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, S एंड P ब्लॉक, ठीक है, इन्हें बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। और मेन ग्रुप के एलिमेंट्स में से केवल अगर मैं बोहर्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बोहर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं इनर्ट गैस को हटा दूं, मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 से 18 में केवल ग्रुप 18 को काउंट ना करूं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और 2 इंक्लूड करके जो एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आप देखिए, इसके लिए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की कंडीशन देखी, वो ये देखी कि जिन एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ना हो, इनकंप्लीट हो, तो जिन एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट उन्हें इनर्ट गैस, और जिन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट उन्हें क्या नाम दिया, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब इसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस, और हम, ठीक है, ये क्वांटिटी अब चेंज होगी, ये पहले की क्वांटिटी है, बट आप एस और पी ब्लॉक ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू सम अदर इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोहर्स ने बोला नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकंप्लीट है और इनर्ट गैस को अलग रखा गया, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, बेटा ध्यान रखिएगा, एम्बिग्यूटी है इसीलिए पता होना चाहिए, तो जब हम स्टैंडर्ड बुक्स देखते हैं तो अलग अलग बुक्स में नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन अलग अलग दिया है। कई बुक्स में ये जो कैटेगराइजेशन है बोहर्स वाला, ये फॉलो किया गया है, और कई बुक्स ऐसा बोलती हैं कि कंप्लीट एस ब्लॉक एंड कंप्लीट पी ब्लॉक
आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब एस और पी के साथ इन्होंने ग्रुप 18 को भी इंक्लूड किया है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव में। और एनसीईआरटी इसी कंडीशन को अपनी बुक में स्टेट कर रहा है। जब आप पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोला गया है, कंप्लीट एस एंड पी ब्लॉक। तो ध्यान रखें, जब हम यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक में दोनों चीजें मिलती हैं, इसीलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट फाइनली एट लास्ट आपको जो आंसर देना होगा, अगर आपके एग्जाम में आता है, सीबीएसई नीट के एग्जाम में आता है, तो बेटा आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि इन जनरल मैक्सिमम जगह यह कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, ये वो एलिमेंट है इनर्ट गैस जिसका एनएच शेल क्या था बेटा, कंप्लीट, इसका एनएच शेल क्या था बेटा, इनकंप्लीट। और ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें बोला गया है जिसका एन एज वेल एज एन माइनस वन शेल इनकंप्लीट है। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर टू शेल्स इनकंप्लीट हैं उन्हें क्या बोला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट। बट इसमें खास बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट को चेक किया जाएगा दो कंडीशंस में, और वो दो कंडीशन क्या क्या है, तो या तो एटॉमिक फॉर्म में ऐसा कुछ कारनामा दिखा रहा हो एलिमेंट, या आयनिक फॉर्म में ऐसा कुछ कारनामा दिखा रहा हो। जैसे सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12 आर कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 ये डी ब्लॉक का रेंज है। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। याद करें तो हमने एक 3D सीरीज पढ़ी थी, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक लिया था, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। बट जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट में इस ग्रुप 12 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है इंक्लूड, देखें तो सबसे पहली बात कंडीशन देखें, n-1 शुड बी इनकंप्लीट। जिंक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर है बेटा 30। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख दूं लॉन्ग फॉर्म में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आ जाता है 4s2 और फिर आ जाता है 3d10। मैंने रीअरेंज कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन को ताकि मुझे शेल शो करना आसान हो जाए। देखें क्या बात आती है, तो आउटर मोस्ट शेल हो गया n, दो शेल इनकंप्लीट चाहिए, और ये हो गया n-1। फोकस इन्हीं दोनों पर रहेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल एज वेल एज n-1 शेल इनकंप्लीट होना चाहिए, आइदर इन एटॉमिक फॉर्म और इन आयनिक फॉर्म। ये जिंक का एटॉमिक फॉर्म है बेटा। NH शेल इसका आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट है या इनकंप्लीट है, तो एस तो पूरा भरा हुआ है, नहीं एस भरा हुआ है, लेकिन अभी इसका NP खाली है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, तभी माना जाएगा जब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, तो आउटर मोस्ट शेल इज इनकंप्लीट। अब n-1 पे आइए, n-1 को कैसे चेक करें, तो सब शेल्स को चेक करें, है ना। यहां पर 4p ध्यान रखिएगा, 0 है, अभी आ सकता है। n-1 में 3s कंप्लीटली फिल्ड है, 3p कंप्लीटली फिल्ड है, 3d जितना कैपेसिटी हो सकता है कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ये वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर n और n-1 दोनों इनकंप्लीट हो जाएं तब तो इसे ट्रांजिशन माना जाएगा, अदरवाइज अब ये दोनों इनकंप्लीट नहीं है, दोनों में से एक इनकंप्लीट है एक कंप्लीट है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। अब बात आती सर ये तो एटॉमिक फॉर्म की बात हुई, आयनिक फॉर्म में चेक कर लीजिए। आयनिक फॉर्म में जिंक पे चार्ज आ जाएगा +2। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा किसी भी एलिमेंट में से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस टाइम पर आपको यह नहीं देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आया कहां था। जैसे जिंक की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट ये चमत्कार दिखाते हैं कि वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको क्या कर देते हैं 3d8 की लास्ट में जहां इलेक्ट्रॉन आया वहीं से निकाल दिया। बिल्कुल गलत बेटा। हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा आउटर मोस्ट शेल से होता है, और इसीलिए 3d और 4s में से आउटर मोस्ट शेल कौन है बेटा 4, मैक्सिमम नंबर वाला जो शेल है। और इसीलिए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो जाएगा 4s से। तो जो 4s आपको देखने को मिल रहा था वो 4s कितना हो जाएगा 0। अब एक बात बताइए,
पहले भी n इनकम्प्लीट था, अभी भी तो n क्या दिख रहा है बेटा, इनकम्प्लीट ही तो दिख रहा है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने थे, 0 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 क्या है, पहले भी कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट है। इसका मतलब है दोनों जब तक इनकम्प्लीट नहीं हो जाते तब तक हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। और इसीलिए जिंक और इसका पूरा ग्रुप ZnCdHgUUB ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। अब इसको याद करने का तरीका है, हो आपको पता ही होगा, ZnCdHgUUB। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, जिंदगी कबाड़ा हो गई और लास्ट में UUB आ जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट जो यहां पर कैटेगराइजेशन आ जाता है वो लास्ट कैटेगराइजेशन है बेटा अबाउट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां पर हमने S और P ब्लॉक कवर कर लिया, यहां हमने D ब्लॉक कवर कर लिया। अब एक ही ब्लॉक बचा हमारे पास, हम जानते हैं, और वो कौन सा ब्लॉक है बेटा, F ब्लॉक। तो F ब्लॉक की अगर बात की जाए तो F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन याद करें, उसमें तीन सबशेल या तीन शेल्स हम लोग शो करते हैं, n-1 n-2। और अगर ये आउटर मोस्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट आ जाए किसी एलिमेंट में, आउटर मोस्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट आ जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन बोलने का एक रीजन और है, याद करें तो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन आप याद करें, कुछ ऐसा बताया था मैंने आपको कि ये हो गया S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक, और इधर कहीं पर F ब्लॉक है। तो F ब्लॉक के जो नंबर्स हैं वो यहां पर बीच में से उठाए गए, लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स, और तो ये ट्रांजिशन के अंदर से उठाए गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा सकता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और F ब्लॉक में हम जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं। बोहर्स क्लासिफिकेशन के बाद पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने पहले भी ये पॉइंट्स सुने हुए होंगे, मॉड्यूल में गिवन है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग यहां पर। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, दैट पॉइंट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इससे कई प्रॉपर्टीज आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक में डिटरमाइन भी होंगी। रिलेशन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, डेफिनेशन देखें। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन शो डायगोनल रिलेशनशिप विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू दे शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 हमने लिया या ग्रुप 2 हमने लिया या ग्रुप 13 हमने लिया, एस और पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ग्रुप 1 में लिथियम आ गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन एस्केप कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड पीरियड जहां पर हर जगह एलिमेंट हो उसकी बात करें। लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, यहां कौन आ गया, बोरॉन। लिथियम के जस्ट नीचे कौन आता है, सोडियम। बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ग्रुप 14 लेता हूं तो कार्बन के जस्ट नीचे कौन आएगा बेटा, सिलिकॉन। अब होता क्या है, जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से तो रिजेंबल करती ही है, थोड़ी बहुत रिजेंबल करती, कुछ अलग भी होती है, बट इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से तो रिजेंबल करती ही है। साथ ही साथ यह देखा गया है कि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, मैग्नीशियम से। अब आप देखिए लिथियम और मैग्नीशियम की पोजीशन अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो एक दूसरे के कैसे रिप्रेजेंटेड है बेटा, डायगोनली रिप्रेजेंटेड है। और डायगोनली रिप्रेजेंटेड एलिमेंट के सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के डायगोनली आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो सिमिलैरिटी आती है उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। सिमिलरली सेकंड पीरियड में कौन आ रहा है, बेरिलियम, और उसका नेक्स्ट डायगोनल जो एलिमेंट आएगा वो कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम are diagonally related to each other. Similarly, boron is diagonally related to silicon. अब इसका रीजन क्या दिया जाता है, तो रीजन आप देखेंगे सेम आयनिक पोटेंशियल। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे होता है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, फाई। और फाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है बेटा, चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन रेडियस। अब ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट बोलने वाला हूं। जनरली ये बोला जाता है कि इन सबके डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम या बेरिलियम का एल्यूमिनियम या बोरॉन का सिलिकॉन से फाई मैच करता है। ये पॉइंट बेरिलियम एल्यूमिनियम में वैलिड है अच्छी तरीके से, बोरॉन सिलिकॉन में वैलिड है। लेकिन अगर आपसे लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन कभी भी पूछा जाए तो वो सेम आयनिक पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं ड्यू टू सेम
atomic as well as ionic radius, same atomic as well as ionic radius, ध्यान रखिएगा। इनके लिए आप कभी भी सेम आयनिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे। पहला ऑप्शन लिथियम मैग्नीशियम के लिए जो करेक्ट जाएगा, एनसीईआरटी एस ब्लॉक में लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप का पॉइंट गिवन है, आप वहां रीड कर सकते हैं। तो इन दोनों के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन है दे हैव सेम एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस। सेम मतलब सिमिलर, थोड़ा बहुत आसपास रहेगा। लेकिन अगर कभी ये पॉइंट ना मिले, ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, लिथियम मैग्नीशियम के लिए, बाकी दोनों डायगोनल रिलेशनशिप के लिए फाई या आयनिक पोटेंशियल वाला पॉइंट आएगा। बट इन केस लिथियम मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है और उसमें आयनिक और एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट नहीं है, तब फिर आपको यह पॉइंट आंसर में देना पड़ेगा। बट ध्यान रखें लिथियम मैग्नीशियम के लिए प्रायोरिटी किसको जाएगी, सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डायगोनल रिलेशनशिप आयनिक पोटेंशियल वाला ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पॉइंट जो यहां पर आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज टिपिकल एलिमेंट्स। अब देखिए टिपिकल एलिमेंट वो होते हैं जो अपने पीरियड अपने ग्रुप्स के, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के जनरली ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वगैरह, इनके पास हम जानते हैं कि ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शेल में सबशेल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, केवल 2s 2p होता है, डी नहीं होता है, साइज छोटा होता है, आईई बहुत ज्यादा होती है। सारे पॉइंट्स आपने सुने भी होंगे। तो ऐसे एलिमेंट ग्रुप के जो अपने बाकी नेक्स्ट कॉन्जेनर्स के सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लगभग वो एलिमेंट कौन से पीरियड के होते हैं बेटा, थर्ड पीरियड। इसीलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप के जनरल प्रॉपर्टी शो करती हैं और इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स। अब टिपिकल एलिमेंट में जो एलिमेंट आते हैं वो थर्ड पीरियड के आएंगे, एक्सेप्ट नोबल गैस। आर्गन को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर नोबल गैस, हमने आर्गन तो पता है, लेकिन आर्गन के नीचे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स क्या बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी, ये अभी तक डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि इनके कंपाउंड्स डिस्कवर नहीं हुए, इसलिए उसे टिपिकल एलिमेंट में अभी काउंट नहीं किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। नाम से समझ में आता है, ट्रांस मतलब बाद में, और किसके बाद में आने वाले, यूरेनियम के बाद में आने वाले। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 92। सो द एलिमेंट्स विच कम आफ्टर द एटॉमिक नंबर 92 या विच कम आफ्टर यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इसके बारे में खास बात क्या है, दीज आर मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। 92 के बाद आने वाले जो भी एलिमेंट है, 93 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है, अभी 118 की बात करूं ऑर्गेनाइजेशन तक, तो ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और मैन मेड होते हैं। इसमें एक और बात, दे कैन बी मेड इनटू यूरेनियम, है ना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, इस तरह से डीके से हम लोग वो सारे एलिमेंट जो 92 के बाद आ रहे हैं उनको यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स है। 92 हमारा कौन हो गया, यूरेनियम। तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद में आने वाले जो भी एटॉमिक नंबर 93 to 103, ये तो एफ ब्लॉक का पार्ट हो गया। इसके बाद 104 याद करें, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू द ग्रुप, है ना, यहां पर था, तो ये डी ब्लॉक का पार्ट है। और इसके बाद में जो एटॉमिक नंबर आएंगे 113 to 118, ये कौन से ब्लॉक के आ जाएंगे, पी ब्लॉक के, तो उसको भी मैं यहां इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो 92 के बाद 118 तक अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, दीज आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये सारे रेडियो एक्टिव हैं और सारे मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी बात सुने, एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है, यूरेनियम की ओर दे रखी पिच ब्लेंड। याद करें पीएमसी मैंने बोलता पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, पीसीएम, पीसीबी हम लोगों ने बात करी थी। तो बेटा यूरेनियम की जो ओर है पिच ब्लेंड, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम का, नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम, मतलब एटॉमिक नंबर 93 एंड 94 वाले जो एलिमेंट्स हैं, एनपी एंड पीयू, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, मैनमेड तो बोल रहे हैं, बट साथ ही साथ इनका बहुत कम परसेंट, 0.0001% इनका नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो 93, 94 वाले एलिमेंट के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल है या मैनमेड है, मैनमेड है या नेचुरल है, तो आपको ऑप्शन बेस्ड आंसर देना पड़ेगा। दे कैन बी काउंटेड एज अ मैनमेड एलिमेंट ऑल्सो एंड दे कैन बी काउंटेड एज नेचुरल एलिमेंट्स ऑल्सो। चलिए मूविंग ऑन, अगला जो पॉइंट आ रहा है यहां पर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम, टीसी जो है, तो ये सबसे पहला मैनमेड एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड, कुछ फैक्ट्स हैं यहां पर, इनको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मैनमेड लैंथेनॉइड इज प्रोमीथियम, पीएम, ठीक है। तो ये लैंथेनॉइड में फर्स्ट एवर जो मैनमेड है वो प्रोमीथियम आ जाता है।
ऑल एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स मतलब एटॉमिक नंबर 92-103 की बात हो रही है, आर रेडियो एक्टिव, बट ऑल लैंथेनॉइड्स आर नॉट आर्टिफिशियल और मैनमेड। लैंथेनाइड्स की बात हो रही है, मतलब कहां से कहां तक की बात करें, 58 से 71। 58 से 71 को एक और नाम दिया जाता है लैंथेनॉइड्स को, दैट इज रेयर अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है बेटा, रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स आप समझ सकते हैं अर्थ में मिलते हैं बट रेयरली मिलते हैं, तो यही पॉइंट यहां पर आ रहा है कि सारे लैंथेनॉइड मैनमेड नहीं है। लैंथेनॉइड्स में जो मैनमेड है केवल वो कौन है, प्रोमीथियम, रेस्ट ऑल आर नेचुरली अकरिंग, और इसीलिए क्योंकि ये अर्थ में मिलते हैं बट बहुत कम परसेंटेज में मिलते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। मूविंग ऑन टू द सम नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो अपने ऊपर जल्दी से पॉजिटिव चार्ज ले लें या जिनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई हो, तो हम जानते हैं ग्रुप 1A या जो अल्कली मेटल होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव में हम उन्हें काउंट कर रहे हैं जो रिएक्शन भी शो करे, तो ऑब्वियसली ग्रुप 17 आ जाएगा। ग्रुप 18 अनरिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, तो यहां पर ग्रुप 17 आ जाएगा, 7A आ जाएगा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, तो ऐसा ग्रुप देखना है जिसमें मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट है, तो याद करिए ग्रुप 18 को एरोजेंस कहा गया था, क्योंकि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला, द ग्रुप इन विच एलिमेंट हैव जीरो वैलेंसी, तो ग्रुप 18 की वैलेंसी हम लोग जानते हैं जीरो होती है, इसीलिए उसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। आगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स आपको यहां पर शो कर रखा है 11, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑल दी नोबल गैसेस। यहां पर ध्यान रखें, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ हम एटॉमिक नंबर 112 को काउंट करके आंसर दे रहे हैं, इसमें 118 को हम लोग कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स की बात करें तो आपके सामने 6 लिक्विड एलिमेंट्स हैं, बट एक खास बात, ये लिक्विड एलिमेंट जो है ये रूम टेम्परेचर एंड समवॉट हायर देन रूम टेम्परेचर की वैल्यू है। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि एट रूम टेम्परेचर कितने लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, तो वो केवल 2 होते हैं, जिनमें से एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। जो मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है Hg, और जो नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है ब्रोमीन। तो Hg और Br ये 2 ही एलिमेंट रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जिनमें से एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। आगे बात कर रहे हैं, ब्रोमीन इज दी ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ये जो 6 आपको दे रखे हैं इनमें से केवल ब्रोमीन नॉन मेटल है, रेस्ट ऑल आर मेटल, बट रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन और Hg मर्करी जो है केवल ये 2 ही आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट, ठीक है, 112 के हिसाब से आंसर दिया हुआ आपको याद कर सकते हैं, रख लें। जीरो ग्रुप हैव ऑल द एलिमेंट इन गैसियस फॉर्म, बिल्कुल सही पॉइंट है, एरोजेंस कहा गया है। सेकेंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, दे आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मतलब 4 एलिमेंट्स किसी पीरियड में, किसी गिवन पीरियड में मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट अगर पूछा जाए तो वो सेकेंड पीरियड होगा। और थर्ड ग्रुप जो है इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, हैविंग 32 एलिमेंट्स। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर 3 में F ब्लॉक भी आता है और सेकेंड ईयर लाएंगे AC आते हैं। तो दीज 32 एलिमेंट्स इंक्लूड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज ग्रुप 3।